नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सपना। मेरा नाम विकी है। आज मौसम बहुत ही सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कॉलेज में कोई खास पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। वैसे भी हम कॉलेज में पढ़ाई के लिए कम और मस्ती के लिए ज़्यादा जाते थे। मैं अपने कॉलेज का सीनियर था। यह शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। यहाँ ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। मैं एमबीए कर रहा था और मेरा एमबीए का फाइनल ईयर चल रहा था। हमारे कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थी जिन्हें मैं पसंद था और जो मेरे लिए दीवानी थी। मैं बहुत स्मार्ट था और एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर तरह के शौक थे। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करता। और अगर वो चीज़ मुझे न मिले या किसी और को पास चली जाए तो उसे छीनना भी मुझे अच्छे से आता था। मुझे खुद पर बहुत घमंड था और शायद पूरे कॉलेज में मुझ जैसा अमीर और घमंडी लड़का कोई नहीं था। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पापा की खातिर पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सबसे खास दोस्त रॉकी था, जो हमेशा मेरे साथ रहता, या यूं कहो कि मैंने उसे अपना नौकर बना रखा था। मैं उसे अपने पास रखता और जो भी काम मुझे करवाना होता वो मैं उसी से करवाता। कॉलेज में मेरी कई गर्लफ्रेंड्स थी, मतलब दोस्त। उन्हें गर्लफ्रेंड बनाना और उनका इस्तेमाल करना मेरा शौक था। मैं कभी किसी से दोस्ती करने नहीं जाता। हर लड़की मेरी बातों में आकर खुद मेरे पास चली आती थी। एक दिन मैं अपनी कार में बैठा था जब मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर रोके का कॉल फ्लैश होने लगा। मैंने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से रोकी ने कहा, तू बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था दोस्त। संजना मान गई है। जहाँ होटल रूम में तेरा इंतजार कर रही है। मेरी होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। मुझे पता था वो मना नहीं करेगी। रोकी जोर से हंसते हुए बोला, तुझे तो सब पता होता है, तभी तो दुनिया तुझे बिजनेस टाइकून कहती है। क्योंकि हम हर चीज की कीमत तय कर सकते हैं, हर चीज को खरीद सकते हैं। मैंने कहा, हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है रोकी। विक्की ने कभी किसी चीज के लिए हार नहीं मानी। उसे सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना आता है। विक्की का मकसद है जितना, और मैं दुनिया की हर उस चीज को पाना चाहता हूँ जिस पर मेरा यकीन हो। मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, संजना होटल की तरफ। ये खेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं लड़कियों को खरीदता था और फिर जब उनसे बोर हो जाता तो छोड़ देता था। मेरे लिए यह सब एक खेल था। मेरे पापा के पास बहुत पैसा था और मैं उनका इकलौता था बेटा था। इसलिए मैं दोनों हाथों से अपने बाप का पैसा उड़ाया करता था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मेरी माँ और पापा से कभी नहीं बनी। मैं ज्यादा समय घर पर नहीं रहता था। अगर घर पर रुकता भी तो अपने माँ बाप से किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। मुझे अपनी मर्जी से जीना पसंद था, अपने हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से फैसले लेना। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं पढ़ाई भी सिर्फ अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि करना मुझे सिर्फ वही है जो मुझे अच्छा लगे। मेरे लिए लड़कियों का इस्तेमाल करना एक खेल था, ऐसा खेल जिसमें हमेशा मैं जीतता था और वो हारती थी। मैंने कार एक बड़े से बंगले की ओर मोड़ी, होटल के सामने जाकर रोकी और खुद को संवारते हुए होटल के अंदर चला गया। जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, वो खुद दरवाजा लॉक कर रही थी। जब मैं कमरे के अंदर गया तो कमरा रोशनी से चमक रहा था। वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर एक महंगा ड्रेस था, बाल खुले थे और मेकअप भी काफी अच्छा किया था। एक हाथ कमर पर था और दूसरे हाथ में ड्रिंक का गिलास थामा हुआ था। उसने शरारती आवाज में मुझसे कहा, लेट हो गई विकी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं उसकी ओर बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, तू जानती है मैं हमेशा अपनी शर्तों पर आता हूँ। वो जोर से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी, कुछ ऐसा जो रोज की तरह नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, संजना आज कुछ अलग सी लग रही हो। वो नजरें चुराते हुए बोली, कभी कभी दिल खुश खास करने का मन करता है,
जिंदगी में। मैंने जेब से सिगरेट निकाली तो उसने फुर्ती से अपने पास से लाइटर निकाला और मेरी सिगरेट जला दी। मैंने उसका हाथ पकड़ कर कमर पर रखा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, खास तो सिर्फ मेरी मर्जी से होता है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। लेकिन उस रात संजना की बातें कुछ और थी। वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी। संजना मेरे पास तो थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं औरतों की कमजोरी को हमेशा समझता था और मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है संजना, कुछ कहना चाहती हो? वो एक पल के लिए मुझे देखती रही और फिर से बोली, विकी, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैं जोर से हंसा और बोला, मोहब्बत जैसा कोई शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता संजना। जो चाहिए वो मैं खरीद लेता हूँ। मेरे लिए प्यार भी एक बिजनेस है, एक डील। संजना ने गहरी सांस ली, जैसे उसे पहले से मालूम था कि मैं यही कहूँगा। फिर धीरे से बोली, कभी कभी जो खरीदा जा सकता है वही सबसे कीमती होता है। मैं मुस्कुराया, ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो, काम की बात कर। तुझे तो कीमत चाहिए, वो मिल जाएगी। फिर ये बातें क्यों कर रही है? उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे के सामने लहराते हुए कहा, शायद ये आखिरी बार हो। उसकी बातों में जो गंभीरता थी उसे मैं महसूस कर सकता था। लेकिन मैंने सब कुछ अनदेखा किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। और फिर वही हुआ जो हर बार होता था। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब मेरी आंख खुली तो कमरा खाली था। संजना जा चुकी थी। मैंने मोबाइल उठाया और देखा कि उसने मुझे एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, विकी, हर लड़की खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत नहीं मांगते बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। शायद अब तक तुम्हारा सामना सिर्फ उन्हीं लड़कियों से हुआ है जो खुद को तुम्हारे सामने पेश करती हैं। लेकिन एक दिन तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि हारना क्या होता है और जीतने का मतलब क्या होता है। उसकी बातों को सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन सी महसूस हुई। मैंने मोबाइल फेंक दिया, होटल के बाथरूम में जाकर ठीक से फ्रेश हुआ और फिर घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो हमेशा की तरह पापा की वही रोज की बकझक सुनने को मिली। आज भी कॉलेज नहीं गए? कहाँ से आ रहे हो? रात भर कहाँ थे? पूरी रात तुम्हें कॉल करता रहा, फोन नहीं उठाया। और ऐसे ही कई सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मगर मुझे उसकी बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया और कोई फर्क भी नहीं पड़ा। माँ बोली, छोड़ो, बात करके कोई फायदा नहीं, ये तो हमेशा अपनी मर्जी का करता है। फिर वो मेरे पास आई और बोली, बेटा, कॉलेज तो चला जा। मैंने कहा, माँ, आज देर हो गई है और तुम जानती हो कि इतने समय से मैं तुम लोगों की बातें ही सुन रहा हूँ। कॉलेज जाऊंगा तो वहाँ प्रोफेसर से भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। पापा बोले, मैं देर कर रहा हूँ। प्राची, अपने बेटे को समझाओ, अब तो ये सुधर जाएगा। रात भर घर से बाहर था, पता नहीं कहाँ था। मैं तो तुम्हारी वजह से इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। समझा दो इसे कि अगर सारी रात घर से बाहर रहना है तो सुबह कॉलेज जाना जरूरी है। मैंने मुस्कुराते हुए नजर उठाई और माँ की तरफ देखने लगा। पापा जा चुके थे। माँ बोली, बेटा, तू भी हद कर देता है, पापा को नाराज कर दिया। मैं हंसते हुए अपने कमरे में चला गया और फिर गहरी नींद में सो गया। आखिर 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं कॉलेज पहुंचा और देखा कि संजना कॉलेज नहीं आ रही थी। वैसे भी जिस कॉलेज को मैं इस्तेमाल करता था उसके लिए मैं कभी इंतजार नहीं करता था और न ही मुझे उसकी परवाह होती थी। मैं उसे देखता तक नहीं था। लेकिन जब रोकी मिला तो उसने पूछा, संजना कॉलेज नहीं आ रही, तुझे कुछ पता है उसके बारे में? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तू जानता है कि जब मैं किसी लड़की को यूज कर लेता हूँ तो उसके बाद उसे उससे जुड़ी कोई खबर नहीं रखता। वो बोला, वो कॉलेज नहीं आ रही? मैंने कहा, हाँ, उस दिन वो होटल से मेरे उठने से पहले ही जा चुकी थी। कुछ देर वो चुप रहा और फिर बोला, विकी, मुझे लग रहा है तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। मैं गुस्से में चिल्लाया, दफा हो जा मेरी नजरों से। मेरे अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। ये पहली बार था जब कोई लड़की मुझे इस तरह छोड़ गई थी। कॉलेज ही नहीं बल्कि आसपास की कई लड़कियों के साथ मैं वक्त बिता चुका था। उसके बाद मैंने कई बार उसे देखा, लेकिन मुझे फिर कभी संजना देखने को नहीं मिली। रात का समय था,
और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। बार बार मुझे संजना की कही हुई बात याद आ रही थी कि कुछ लोग खरीदे नहीं जा सकते, कुछ लोग कीमत नहीं मांगते, लेकिन कीमत चुकाकर चले जाते हैं। ये शब्द कहीं मेरे अंदर उतरे जा रहे थे। मैं उलझन में था। मैंने कभी किसी लड़की की परवाह नहीं की थी, न ही कभी किसी के बारे में इतना सोचा था। तो आज मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था? मेरा मोबाइल बजने लगा। रोकी का कॉल था। उसने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं जोर से हंस पड़ा और बोला, पहली बार कोई लड़की तेरे साथ हाथ से फिसल गई है, वरना तू तो हमेशा जीतता था। मैंने सोचा शायद वो सही कह रहा था। फिर मैंने कहा, छोड़, अब कुछ काम की बात कर। उसने पूछा, अब किस लड़की पर नजर है? मैंने कहा, अभी तो कॉलेज में कोई ऐसी नहीं जो दिल में को भा जाए, और इधर उधर भी कोई लड़की नहीं मिल रही। देखते हैं कोई मिल जाए तो। उसके बाद मैं पूरे एक हफ्ते कॉलेज नहीं गया। दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी रहा। पापा इस बार भी नाराज थे, लेकिन मैंने कभी उनकी हर बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन पहले रोकी का कॉल आया। उसने कहा, सुन, कॉलेज में नए एडमिशन शुरू हो गए हैं, और इस बार एक क्यूट सी लड़की आई है जिस पर मेरा दिल भी आ गया है। तू आ, कल कॉलेज चलते हैं, मिलते हैं और उससे बात करते हैं। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, और मैं अगले दिन कॉलेज के लिए निकल पड़ा। वो थी किरण, बहुत खूबसूरत, मासूम, सादी और भोली। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। वो बहुत मासूम और शरीफ लग रही थी। रोकी ने उसकी पूरी जानकारी मुझे दे दी थी। रोकी की भी यही राय थी कि ये लड़की बहुत मासूम है। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखते हैं ये कब तक मासूम बनी रहती है। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरी मुलाकात किरण से होनी ही थी। उसका गोरा रंग, काली आंखें और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शालीनता साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी पढ़ाई में मगन थी। मैं उसकी क्लास में गया और जाकर उसके बगल में बैठ गया। वो चुपचाप मुझे देखने लगी और बोली, ये क्या बेहूदगी है? मैंने कहा, कोई बेहूदगी नहीं, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम कॉलेज में नहीं हो। वो तो तुरंत मेरे बगल से उठकर खड़ी हो गई। फिर मेरे सारे दोस्त वहां आ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मैंने इस लड़की को अपना टारगेट बना लिया है। वो वहां से जाने लगी, तभी मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो गुस्से से भर गई और पलटकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब उसने मेरे साथ ये किया तो वहां खड़े सारे स्टूडेंट हैरानी से उसे देखने लगे। मुझे उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया और मुझे लगा कि अब इस लड़की के मुंह पर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने तय कर लिया था कि इस लड़की को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। थप्पड़ मारने के बाद उसने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? बदतमीज इंसान, मैं तेरी प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। तभी मेरा दोस्त रोकी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। पहली बार मुझे लगा कि किसी लड़की ने मेरे चैलेंज को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। उसके पास एक और लड़की खड़ी थी जो बार बार उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, किरण चल यहाँ से, तुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन वो इतनी गहराई से देख रही थी कि उसकी आंखों भी नहीं झपक रही थी। वो डटी हुई थी। फिर उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वहां से खींचने लगी, लेकिन जाते जाते वो बार बार पीछे मुड़कर मुझे ही देख रही थी। मेरे सारे दोस्त हैरान रह गए। वो बोले, इस दो कौड़ी की लड़की की तेरे सामने क्या औकात है विकी? अभी और इसी वक्त इसका घमंड तोड़ दे। वो सब कह रहे थे, लेकिन मैंने हाथ से इशारा किया और उन्हें चुप रहने को कहा। वो वहां से चली गई थी, लेकिन मैंने मन में सोच लिया था कि इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा, इस थप्पड़ का बदला तो जरूर मिलेगा, तुम लोग चिंता मत करो। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और अब कॉलेज से मेरा नाता ही खत्म होने वाला है। मैंने तुरंत रोकी से कहा कि पता करो इस लड़की का सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मैं घर आ गया था, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, गुस्से में आकर मैंने कमरे की सारी चीजें तोड़ना शुरू कर दी। मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बयान नहीं कर सका।
अगले दिन रॉकी ने मुझे बताया कि इस लड़की की एक नहीं बल्कि कई कमजोरियां हैं। यह लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ बीमार है और इसने अपनी माँ के गहने बेचकर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। घर किराए का है, कॉलेज ऑटो रिक्शा से आती है, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और रात रात भर लोगों के लिए कपड़े सिलती है। तब जाकर ये अपना घर चलाती है। ये सब सुनकर मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अगले दिन मैं कॉलेज गया और वहां मैंने उस लड़की के सामने एक शरीफ इंसान की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उससे माफी मांगने लगा। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने कल जो भी किया वो मेरी बदतमीजी थी, लेकिन मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांग रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोली और वहीं नाक फुलाकर खड़ी रही। मैंने कहा, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? उसकी सहेली जो उसके साथ थी वो भी मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अरे तुम लोग, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों कॉलेज के कोई स्टूडेंट मुझसे डरते हैं, लेकिन अब से किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सबका दोस्त बनना चाहता हूँ और कल भी तुमसे एक गलतफहमी हो गई थी। मैडम, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करने ही आया था। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन प्लीज माफ कर दो। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं भविष्य में कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उस लड़की ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी? उसने कहा, सॉरी, मैं दोस्ती नहीं करती। मैंने कहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। कोई बात नहीं। इतना कहकर मैं वापस आ गया, लेकिन अब मैंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं अपनी बाइक लेकर उसी रास्ते से गुजरता जहां वो ऑटो लेकर कॉलेज जाती थी। उस दिन भी वो कॉलेज जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। मैं बाइक लेकर उसके पास पहुंचा, अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए और कहा, अरे किरण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मेरी ओर नजरें नहीं मिलाई और बोली, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा, मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है कॉलेज से। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऑटो से ही चली आऊंगी। मैंने कहा, मुझ पर भरोसा कर सकती हो दोस्त, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन उसने फिर नजरें फेर ली और बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी एक ऑटो वाला उधर से गुजरा तो उसने तेज आवाज में आवाज दी और तुरंत उसमें बैठकर चली गई। ये सब देखकर मेरा खून खौल गया। लड़की वाकई बहुत तेज थी, इतनी आसानी से मेरे कंट्रोल में आने वाली नहीं थी। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि चाहे जो भी करना पड़े, मैं इसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये लड़की बाकी सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। अब तक जिन जिन लड़कियों को मैंने देखा था, वो मेरी स्मार्टनेस और पैसे देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाती थी कि मुझसे बात करने को तरसती थी। लेकिन इस लड़की से तो मैं खुद बात कर रहा था और फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं इसके दिमाग को पिघला दूंगा। उसने मेरी बाइक पर बैठने से मना कर दिया था, यानी मेरी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मुझे अपनी दूसरी चाल चलनी थी। दूसरा पहलू था उसकी बीमार माँ। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज चल रहा था, आज वो अपनी माँ को वहीं लेकर आने वाली थी। मैं पहले से वहां मौजूद था और अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने उसे देखा। वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान लग रही थी। शायद उसकी माँ को कोई गंभीर बीमारी थी। मैंने देखा कि वो काउंटर पर पेमेंट करने गई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ का चेकअप करवा लिया था, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी थी। डॉक्टर ने उसकी माँ को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में रखने को कहा था और 10 दिन की दवाइयाँ दी थी। लेकिन पैसों की कमी के चलते उसने सिर्फ 10 दिन की दवाइयाँ ही ली। मैं उसके पास ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैंने कहा, किरण, तुम कुछ परेशान से लग रही हो, क्या बात है? वो डर गई और तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, कुछ नहीं। मैंने कहा, बताओ ना, क्या हुआ है? यहाँ क्यों आई हो? किसकी तबीयत खराब है? उसने कहा, मैं अपनी माँ को लाई हूँ। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और कहा,
किरण, अब तुम माफ कर दो दोस्त। तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। देखो, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुमने थप्पड़ मार दिया। हिसाब बराबर हो गया। तुम आखिर गुस्सा किस बात का है? मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसने कहा, गुस्सा तो उन लोगों से किया जाता है जिनसे कोई लड़ाई हो या मनमुटाव हो। ना तो तुमसे कोई लड़ाई हुई है और ना कोई मनमुटाव। जहाँ उस दिन की बात है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और रही बात दोस्ती की, तो मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। सिर्फ लड़कों से ही नहीं, मुझे किसी से भी दोस्ती करने का समय नहीं है। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा, सुनो, मैंने देखा है कि डॉक्टर ने तुम्हारी माँ के लिए 1 महीने की दवा लिखी थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण तुमने सिर्फ 10 दिन की दवाई ली है। मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। उसने मेरा हाथ रोक दिया और कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद आकर बाकी दिनों की दवाई ले लूंगी। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ गई। इस बार मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गया था। मैं इस लड़की से हर तरह से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं कर रही थी। इस लड़की में कुछ बात तो जरूर थी। मेरे पास एक दोस्त थी, नीलम। मैंने नीलम को कॉल किया और उससे मदद मांगी। मेरे दोस्त मेरे काम के लिए तैयार हो गई। मैंने उसे जो काम बताया था, उसके बाद मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकता था। और वो काम ये था कि नीलम कॉलेज में रहते हुए किरण पर नजरें रखे और उससे धीरे धीरे दोस्ती करे, उसके करीब जाए। नीलम को मेरा सुझाव मान्य था। हालांकि नीलम और मैं एक ही कोर्स कर रहे थे। मेरा एमबीए अब पूरा होने ही वाला था और पापा के जोर देने पर मुझे उनका बिजनेस संभालना था। लेकिन मैं अब तक बचता आ रहा था। मुझे बिजनेस संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वक्त बीतता गया और नीलम ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद नीलम का फोन आया और उसने कहा, विकी, इस बार तू गलत लड़की से टकरा गया है। ये वैसी नहीं है जैसी तू सोच रहा है। ये तेरे जाल में इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। मैंने कहा, नीलम, मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी थी। मैंने तुझे एक काम दिया था। बता, मेरा काम हुआ या नहीं? उसने कहा, तेरा काम पूरा हो गया है। बातचीत के दौरान मुझे उसके घर के बारे में सब कुछ पता चल गया और मैंने उसे यह सलाह भी दी कि अगर वो सिलाई और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की जगह किसी कंपनी में नौकरी करे तो उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। मेरी बात उसके मन में बैठ गई, क्योंकि मैंने उसे तेरी कंपनी के बारे में बता दिया है और उसे पूरे 20 लाख का लालच भी दिया है। अब वो जरूर तेरे ऑफिस की तरफ दौड़ेगी। मैंने कहा, नीलम, तू कमाल है। तूने बहुत बढ़िया काम किया है। एक बार वो लड़की मेरे ऑफिस में आ जाए, फिर उसे अपने बिस्तर तक लाना मेरे लिए केक काटने जैसा आसान होगा। फिर मैं उस थप्पड़ का बदला लूंगा जो उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे मारा था। मैं ये बात अब तक नहीं भूल पाया हूँ। फिर आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मेरी कही हुई बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि उसे नौकरी करनी चाहिए। और अब जब वो हमारे ऑफिस इंटरव्यू के लिए आई तो मैं उसका इंतजार कर रहा था और इसी बहाने मैं ऑफिस पहुंच गया, पापा पापा का बिजनेस संभालने के लिए। माँ पापा हैरान थे कि पहले तो जबरदस्ती भेजते थे, तब मैं नहीं जाता था, लेकिन अब खुद ही मुंह उठाकर ऑफिस चला जा बैठता था। जैसे ही वो कांपते कदमों में कैबिन में दाखिल हुई और बोली, सर। मैंने तुरंत चेहरे घुमाई और उसकी ओर देखा। वो मुझे देखकर हैरान रह गई और नजरें नीचे झुका ली। मैंने कहा, किरण, तुम? वो बोली, सर, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मुझे बहुत जरूरत है नौकरी की। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि इस समय उसे नौकरी की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जिस मकान में वो रह रही थी, उसका जो मकान मालिक हर महीने उससे किराया लेता था, अब मेरी कहने पर किरण पर हर महीने किराए देने का दबाव डालने लगा था। और कॉलेज में भी उस पर फीस का दबाव बढ़ाया जा रहा था। उसकी माँ का इलाज यहाँ चल रहा था। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय यहाँ काम करने के। उसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। मैंने कहा, किरण, ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें यहाँ वैसे भी नौकरी मिलनी है। ये मेरी कंपनी है। इसे मैं और मेरे डैड मिलकर चलाते हैं। और हाँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मैं तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब दे रहा हूँ। वो गुस्सा हो गई और मुझे थैंक यू कहकर वहां से चली गई। आज मैंने उसकी आंखों में बेबसी देखी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
लेकिन अगले दिन जब उसने ज्वाइन किया तो मैंने उसे अपने पास रखना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि जहाँ मैं जाऊँगा, तुम भी वहीं जाओगी और मेरा हर काम तुम ही करोगी। उसने यस सर कहा और मेरी बात मान ली। लेकिन ये सब करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। ऑफिस में उसका पहला दिन बहुत अच्छा गया। वो रिलैक्स महसूस कर रही थी कि उसे एक जॉब मिल गई है। अब उसकी पढ़ाई अच्छे से चल पाएगी और उसे किराए के मकान से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एडवांस सैलरी का चेक दे दिया था। उसका नंबर मेरे पास था। रात को मैंने उसे कॉल किया और कहा, किरण तुम्हें कल सुबह जल्दी ऑफिस आना है। उसने कहा ओके सर, मैं आ जाऊंगी। लेकिन अगली सुबह जब वह ऑफिस आई तो मैं उसका इंतजार कर रहा था। मैंने कहा रुको, अपने कैबिन मत जाओ, मेरे साथ चलो। इस पर वो थोड़ी घबरा गई। मैंने कहा हम एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, मेरे साथ आओ। मैं उसे अपनी कार तक ले गया, उसके पीछे का दरवाजा खोला और पीछे बैठने की कोशिश की। लेकिन मैंने कहा सेक्रेटरी बॉस के बगल में बैठती है, तुम्हारी जगह पीछे नहीं सामने है। उसने थोड़ी ही हिचकिचाहट के बाद अगली सीट पर आकर बैठने का निर्णय लिया। मैं गाड़ी चलाता रहा और फिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। हम एक साइड पर बैठ गए। वो ठीक मेरे सामने बैठी थी और थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसके हाथ टेबल पर थे और वो इधर-उधर देख रही थी। लेकिन मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने उसे छुआ वो चौंक गई और बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, ओह कम ऑन किरण, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक बिजनेस मीटिंग है। तुम्हारी इज्जत हमेशा मेरी नजरों में बनी रहेगी। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे, जैसे वो मेरी बदलती हरकतों को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं जानता था कि इस खेल में जीत मेरी ही होगी। मैंने हमेशा अपने शिकार को बिना उसकी जानकारी में के काबू में किया है और अब किरण भी जल्दी ही मेरी होगी। मैं किरण को झुकाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की उतनी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो हमेशा मुझसे सतर्क रहती थी, बहुत सीधी-सादी लेकिन उतनी ही समझदार भी थी। मैंने उस पर अपने अलग-अलग तरीके आज़माने शुरू कर दिए थे, कभी शक्ति से, कभी पैसे से, कभी भावहीन बनकर, लेकिन एक दिन तो वो मौका खुद चलकर मेरे पास आ गया। वो यहाँ काम तो कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब कर दी थी कि जैसे ही वो अस्पताल आती, मैं उसकी माँ के इलाज को और महँगा करवा देता। कॉलेज की फीस भी मैंने अपने कहने पर दबाव बढ़वा दी थी और मकान मालिक से कहकर उसका किराया भी ज़्यादा करवा दिया था। किरण इन चीज़ों से बहुत परेशान थी। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। उसने कहा था, सर मेरी माँ का ऑपरेशन होना है और उसके लिए पूरे 1 लाख की ज़रूरत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किरण की बातों को अनदेखा कर दूं, लेकिन वो मेरे सामने झुकी हुई नज़रों से बैठी थी और मुझसे विनती कर रही थी। फिर मैंने कहा, देखो किरण, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, तुम बस मुझे नीचा दिखा रही हो। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम मुझे सम्मान नहीं देती। यहाँ हर कोई मुझे इज्जत से बुलाता है और तुमने तो कॉलेज में भी देखा होगा कि मेरी कितनी इज्जत थी। लेकिन तुम पहली लड़की हो जिसने कभी मुझे सम्मान नहीं दिया। उस दिन तुमने रेस्टोरेंट में मीटिंग अधूरी छोड़ दी और घर चली गई। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कहा, सर मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। मैंने कहा, वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और इस बार भी करूंगा। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हर मदद का हिसाब रखें। मैं नौकरी करके आपका सारा कर्ज चुकाऊंगी। लेकिन इस वक्त मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा और कहा, तुम वाकई अजीब लड़की हो। दुनिया की हर चीज को पैसों से नहीं तोला जा सकता। मैंने उसी समय चौका मारकर कहा, चलो एक काम करते हैं, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अच्छा, आज कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, बस यूं ही बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे। वो मुझे आश्चर्य से देखती रही और बोली, सर ये सब ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा,
किरण, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। ये एक सिंपल डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो हम उसी वक्त वापस लौट आएंगे। वो गहरी सोच में थी। मैं जानता था कि वो उलझन में है। आखिरकार उसने धीमे से कहा, ठीक है, लेकिन बस एक बार। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर जीत की चमक आ गई। मैंने कहा, शाबाश, बस यही चाहिए था। तुम्हारे पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। मैं उसके लिए एक खास प्राइवेट जगह चुनी थी, एक होटल जहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। मैं उसे उसके घर से लेने गया। वो मेरी कार में मेरे साथ बैठी, लेकिन बहुत सतर्क थी। हम होटल में पहुंचे। वो बहुत शांत बैठी थी। उसने इतने गंभीर देखकर मैंने कहा, तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो। वो मुझे आश्चर्य से देखने लगी, जैसे मेरी बातों के लिए वो तैयार नहीं थी। उसने कहा, सर पता नहीं, शायद समय के साथ कुछ चीजें बदल जाती हैं, जैसे भरोसा। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने कहा, सर कुछ लोग भरोसे के लायक नहीं होते। मैं उसकी बातों पर हंसने लगा और तुरंत बात का विषय बदल दिया। उसके बाद हम दोनों खाना खाने में व्यस्त हो गए, और फिर पता नहीं क्यों मैं उसके साथ वो सब नहीं कर पाया जिसके लिए मैं उसे वहां लाया था। थोड़ी बातचीत के बाद मैं उसे उसके घर छोड़ दिया। जब वो कार से उतरी तो मैंने कहा, किरण एक बात कहूँ? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, कभी कभी खुद को कंट्रोल करना अच्छा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को ज्यादा काबू में रखे तो वो जीना ही भूल जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए ये कहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर वो चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई। मैं जानता था कि मैं धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा हूँ। वक्त के साथ मुझे लगा कि किरण के चेहरे के भावों में बदलाव आ रहा है। वो अब भी सतर्क थी, लेकिन उसकी आंखों में वो शक्ति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ये मेरा पहला कदम था, उसे अपने उस संसार में खींचने का जहां सब कुछ मेरी शर्तों पर चलता था। लेकिन एक बात थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। वो अब तक पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं आई थी। वो मुझसे बहुत दूर थी, और मुझे वो अहमियत नहीं दे रही थी जो बाकी लड़कियां देखी देती थी। उसी दिन रॉकी मुझसे मिलने ऑफिस आया। मैंने उससे कहा, यार ये किरण बहुत बड़ी जिद्दी लड़की है। रॉकी हंसने लगा और बोला, तू कब से जिद के आगे झुकने लगा? मैंने कहा, मैं झुक नहीं रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे कैसे तोड़ूं और अपने थप्पड़ का बदला कैसे लूं। लड़कियां या तो प्यार में टूटती हैं या डर से। रॉकी बोला, अगर वो तुझसे प्यार नहीं कर रही तो उसके दिल में डर पैदा कर। मैंने कहा, डर? हाँ, शायद अब समय आ गया था। मैंने तभी अभी तक किरण के खाते में वो 1 लाख की राशि ट्रांसफर नहीं की थी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि उसकी माँ का कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला। मैंने डॉक्टर को पहले ही पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनवाने को कह रखा था, और मैं इस खेल का मजा ले रहा था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, सर आपने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए। डॉक्टर कह रहा है कि माँ का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपकी बात मानकर मैं कल रात डिनर पर भी गई थी। मैंने गुस्से में हाथ मेज पर मारा। सारे कागज और चीजें इधर उधर उड़ गई, और किरण डर गई। उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। मैंने कहा, तुम अब भी मुझे शक की नजरों से देख रही हो, और कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? उसकी आंखों में एक बेबसी थी कि कोई भी पिघल जाए। लेकिन मैंने देखा कि हर लड़की मेरे आगे झुक जाती थी, लेकिन किरण की आंखों में एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने कहा, सर मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैंने कहा, देखो, यहाँ इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। उसने उसी समय जवाब दिया, नहीं, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये कहकर वो रोती हुई मेरे कैबिन में से बाहर निकल गई। अब मैंने तय कर लिया था कि आखिरकार अब वो समय आ गया है जब मुझे उससे अपना बदला लेना है। मैंने मन में सोच लिया था कि अब उसे ऑफिस से निकाल दूंगा, और मैंने उसके मकान मालिक को भी कॉल कर दिया था कि इन लोगों से मकान खाली करवा दो। बहुत दिन हो गए, अब इन्हें यहाँ नहीं रखना, कोई और रहने आ रहा है। मैं किरण को हर हाल में अपने पैसे की ताकत दिखाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था,
उसे यह नहीं पता था कि ये सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ। उधर अस्पताल में डॉक्टर से ने भी उसे कह दिया था कि अगर आपकी माँ का ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती है। जबकि सच्चाई ये थी कि उसकी माँ को कोई गंभीर बीमारी थी ही नहीं। लेकिन पैसा बहुत आसानी से सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। मेरी सोचे अनुसार वो मेरी ऑफिस में रोती हुई आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, सर सर प्लीज मेरी मदद की करिए। मेरी माँ को अस्पताल से निकाल दिया गया है। डॉक्टर कह रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो मेरी माँ की जान जा सकती है और बिना पैसे के वो लोग उन्हें दोबारा एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज सर मेरी मदद करिए। उसकी आंखों में इतना दर्द था जो मैं देख भी रहा था और उसका मजा भी ले रहा था। कॉलेज में मेरी फीस बहुत दिनों से जमा नहीं हुई। आपने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया है और कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं मजबूरी में आपके पास आई हूँ। मकान मालिक ने भी घर में रहने नहीं दिया, घर खाली करने के लिए कह दिया है। सारी मुश्किलें मुझ पर आ गिरी हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज सर। उसके शब्दों में इतनी बेबसी थी कि मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। ये कहते हुए मैंने फौरन अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वो डर के मारे पीछे हट गई और कहने लगी, प्लीज सर ऐसा मत करिए। अब उसे मेरे इरादों की पूरी तरह समझ आ चुकी थी और फिर उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। बस मेरी मदद कर दीजिए। उसके इस जवाब से मेरी अंदर जीत जीत की एक लहर दौड़ गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर तुम्हें तुम्हारा घर भी वापस मिल जाएगा, कॉलेज की फीस भी जमा हो जाएगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी शुरू हो जाएगा। बस आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। सिर्फ एक रात और फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे शब्दों पर उसके होंठ कांपने लगे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने कहा, किरण या तो ये मौका ले लो या फिर सड़क पर आ जाओ। पहले तो वो बहुत देर तक चुपचाप रोती रही, फिर धीरे से कहने लगी, ठीक है सर मैं आपकी बात मानती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उसी रात मैंने एक होटल बुक करवाया जो पूरी तरह सुनसान था। जैसे ही रात ढली वो वहां आई, बेच सारे कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हार साफ दिख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जीत जीत से बहुत करीब हूँ, क्योंकि आज रात मैं उसका फायदा उठाकर उसके सम्मान को मिट्टी में मिलाकर अपने थप्पड़ का बदला लेने वाला था। मैंने ड्रिंक का गिलास घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, लो इसे पी लो। उसने कहा, नहीं सर, मैं शराब नहीं पीती। मैं उसके पास गया और कहा, अच्छा तो फिर तुम क्या करती हो? उसने कहा, मेरी मजबूरियों ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, वरना मैं वैसे लड़के नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। मुझे पता है कि आप ये सब मेरे थप्पड़ का बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले मेरी जिंदगी में कभी इतनी मुसीबतें नहीं आई जितनी अब आ रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। वो चुप रही और अपनी निगाहें झुका ली। मैं अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों डर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। वो रोते हुए कहने लगी, सर मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने गुस्से में कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने सोचा था कि अब उस पर दया करूं, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है किरण। तभी मेरा मोबाइल बजने लगा। जैसे ही मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, माँ का कॉल था। मैंने कॉल रिसीव किया तो पता चला कि पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। मैं घबरा गया। किरण मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में वही डर था, वही बेबसी। उसे देखकर पहली बार मुझे लगा जैसे मैं वाकई हार रहा हूँ। मेरा हाथ में मोबाइल था और दूसरी तरफ पापा की गंभीर हालत। लेकिन वो अब भी वहीं खड़ी थी, रो रही थी लेकिन टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। ये क्या था? मैंने सोचा था कि आज रात के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा,
मैं जीत जाऊंगा और किरण भी उन लड़कियों की तरह इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, सर आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म कर दीजिए। तभी फिर से मोबाइल बजा। इस बार कॉल उठाया तो माँ बोली, बेटा जल्दी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे पापा की हालत बहुत गंभीर है। मैंने तुरंत होटल से निकलने का फैसला किया और किरण को वहीं छोड़कर अस्पताल के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचते पर पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया था। समय पर ही इलाज मिलने पर से हालत थोड़ी बेहतर हो गई है। मैं पूरी रात माँ के साथ अस्पताल में ही रहा और अंदर ही अंदर मुझे किरण को लेकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन इस सब में मैं ये भूल गया कि मैंने किरण को पैसे देने का वादा किया था। अगली सुबह मुझे रॉकी का फोन आया। उसने कहा, दोस्त तू कहाँ है? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ। जल्दी सिविल अस्पताल पहुंच। किरण को वहां एडमिट किया गया है। उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया। जब वो मुझ तुझसे मिलकर वापस लौट रही थी, शायद होश में नहीं थी, एक कार वाले ने उसे कुचल दिया और भाग गया। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसी समय अस्पताल से निकला और सिविल अस्पताल के लिए तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं किरण को कुछ हो ना गया हो। लेकिन ये बेचैनी क्यों हो रही थी? मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। फिर किरण के लिए क्यों? क्यों उसकी हालत जानने के लिए मैं इतनी तड़प रहा था? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बस जल्दी से जल्दी किरण तक पहुंचना चाहता था। क्यों उसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही सिविल अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि किरण को अब तक होश नहीं आया है। उसकी माँ वहीं बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें रोते देख मेरा दिल भी दुख से भर गया। किरण का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन दर्द मुझे हो रहा था। रॉकी मेरे साथ था। वो भी देख रहा था कि मुझ में अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है। मैंने दीवार पर जोर से अपना हाथ दे मारा, क्योंकि किरण की मां बार बार रोते हुए कह रही थी, मेरी बेटी बहुत परेशान थी, कल रोते हुए घर से निकली थी, कह रही थी माँ सब ठीक हो जाएगा, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इस हाल में घर लौटेगी। मैं खुद से नफरत करने लगा था। मैंने खुद को संभाला और रोकी की तरफ देखकर कहा, रोकी ने मुझसे कहा, विक्की तुझे क्या हो गया है? तू क्या कर रहा है? फिर खुद ही जवाब दिया, मैं वही इंसान हूँ जिसने किरण को इस हालत तक पहुंचा दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर कह रहे थे कि किरण की हालत अच्छी नहीं है। वो मुझसे उम्मीद कर रही थी कि मैं उसे पैसे दूंगा, लेकिन मैं जल्दी से वहां से निकल गया और पैसे देना भूल गया। उसे लगा होगा कि मैं अब भी पैसे नहीं दूंगा। वो टेंशन में आ गई और उसका उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। रोकी मेरी बातें सुनकर बोला, आज पहली बार देखा कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, एक इंसान खड़ा है जो किरण से मोहब्बत करता है। विकी यही तो प्यार है। मैंने रोकी की बात काटते हुए कहा, नहीं रोकी, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं बस उसके लिए परेशान हूँ। रोकी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, मित्र यही तो प्यार होता है। जब अपने किसी अपने के दर्द से तू भी उतना ही दर्द महसूस करे तो समझ ले कि इश्क सुलग रहा है। मैं उसे देखता रह गया। पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे और मैं आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि किरण ठीक हो जाए। किरण के सिर में गहरी चोट आई थी। वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर कह रहे थे कि उसका बेहोश होश में आना बहुत जरूरी है। अगर उसे होश नहीं आया तो उसकी जान को खतरा है और वो पूरी जिंदगी कोमा में जा सकती है। ये सुनकर मैं हिल गया था। शायद मैंने किरण को बहुत तकलीफ दी थी। वो इन तकलीफों से हार गई थी। मैं रो रहा था। मैंने किरण का सारा हॉस्टल खर्च खुद उठाया था। मैंने माँ का कॉल आ रहा था। उन्होंने बताया कि पापा अब ठीक है। लेकिन मैं ठीक नहीं था। मेरी किरण ठीक नहीं थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये 24 घंटे किसी खतरे से कम नहीं थे। किरण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और वो इंसान जो उसे इस हालत तक लाया था
वो मैं था। मैं हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांग रहा था कि मेरी गलतियों को माफ कर दो। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और किरण को होश आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। होश आने के बाद सबसे पहले उसकी माँ उससे मिलने गई, लेकिन मैं अब भी बहुत बेचैन था उसे देखने के लिए। मैं उसकी एक झलक पाना चाहता था। जैसे ही मैं उसके रूम में गया, उसने मुझे देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हर बार वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी, लेकिन इस बार मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और मैंने कहा, किरण मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं हमेशा लड़कियों को खिलौना समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। किरण, मैं तुम्हारी गरीबी का फायदा उठाकर तुम्हें बहुत सताया। मुझे बहुत शर्म आती है। मैं तुम्हारे सामने अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूँ। मैंने किरण की देखकर तरफ देखकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। लेकिन किरण ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। तुमने मुझसे दोस्ती करने का नाटक किया और मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सहा है। किरण ने मुझे ठुकरा दिया था और आज पता नहीं क्यों मैं उस लड़की से बदला नहीं ले पाया जिसने मुझे ठुकरा दिया था। आज मेरी आंखों के सामने वो लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। फिर मुझे संजना की कही हुई वो बात याद आई, जो चीज तुम्हारी होकर भी तुम्हारी न हो, वो कभी तुम्हारी नहीं होती। किरण मेरे सामने थी, अगर मैं चाहता तो उसके कहे गए शब्दों का बदला ले सकता था, लेकिन नहीं, मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, ठीक है किरण, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने खुद को दिया है। पहले मैं लड़कियों को खिलौना समझता था, लेकिन अब मैं लड़कियों की इज्जत करना सीख गया हूँ और ये बदलाव तुम लेकर आई हो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और आज तुम मेरे सामने हो। कमरा बंद है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पा नहीं सकता। किरण, तो मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बार सोचो, मैं तुम्हें पाने के लिए खुद को बदल रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो जरूर मेरे पास आना। इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें झूठ बोलकर परेशान नहीं करूंगा। मैं सच में तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सको तो जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किरण ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और चुप रही। मैं कमरे से बाहर आ गया और उस दिन के बाद मैंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। मेरे अंदर का घमंड खत्म हो चुका था। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत करनी शुरू कर दी थी, लड़कियों की बातों को मानना, उनकी इज्जत करना। जो लड़की मुझसे डरती थी, जो मुझसे सिर्फ एक लड़कियों का खिलौना समझती थी, उन्हें देखना तक छोड़ दिया था। मेरे दोस्तों को भी ये मेरा ये बदलाव बहुत पसंद आया। मैंने खुद को बदल लिया था, लेकिन जिसके लिए बदला था वो मेरे पास नहीं थी। मैंने किरण के मकान मालिक को कॉल करके उसे कहा वहां रहने दिया जाए। मैंने उसके कॉलेज की फीस जमा कर दी थी। मैंने अपने लोगों को उसके घर के बाहर सिर्फ उसकी मदद और सुरक्षा के लिए खड़ा किया था। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे लोग वहां से आ गए, क्योंकि किरण को जब पता चला कि लोग मैंने भेजे हैं, तो उसने कहा कि मेरी कोई मदद नहीं चाहिए। इस तरह 6 महीने बीत गए। हर गुजरते दिन के साथ मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई और मैं हर रोज तड़पता रहा। एक दिन मैं अपने घर में बैठा था, तभी नौकर आया और बोला, सर, कोई मैडम आपसे मिलने आई है। मैंने सोचा कोई क्लाइंट होगी, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने किरण थी तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मेरे मुंह से निकला पड़ा, किरण। उसने कहा, हाँ, तुमने कहा था कि जब तुम बदल जाओगे तो मैं आ जाऊंगी। मुझे यकीन हो गया कि तुम बदल गए हो। तुमने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, तब मुझे विश्वास हो गया कि तुम बदल चुके हो। उसने मेरी अपनी नजरें नीची कर ली और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और फिर क्या, किरण खुशी खुशी मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। प्यार तब सच्चा होता है जब वह किसी के बदलने की वजह बन जाए, न कि किसी को बदलने की जिद। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे दर्द नहीं, सम्मान दीजिए, क्योंकि भरोसा टूटा हो तो मरहम बनने में वक्त लगता है,
लेकिन बदलकर, समझकर और इंतजार करके सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।